तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। तो देखो मैंने क्या बताया था कि जो स्पीड है रिएक्शन की उसको मैंने 3 भागों में बांट लिया था। एक तो स्पीड क्या थी, जिसकी स्पीड क्या है बहुत ही ज्यादा रिएक्शन की, एक की स्पीड क्या है मॉडरेट, और एक की स्पीड क्या है बहुत ही कम। हम ये वाली रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनकी स्पीड क्या है मॉडरेट, तो उनके बारे में पढ़ना हमें। तो देखो वो क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे देखना है एक तो रेट क्या होता है, एक तो रेट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेट निकालना ही सीखेंगे क्योंकि रेट कैसे निकालते हैं। तो रेट देखो कैसे निकालना है अभी हम यहाँ पे। तो मान लिया कोई रिएक्शन है ए गिव राइज टू बी। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्टोइशियोमेट्री क्या है 1, इसकी स्टोइशियोमेट्री भी क्या है 1। इसकी कोई कंसंट्रेशन होगी, क्या होगी कोई कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन मान ली हमने है भाई 1 मान ली, क्या मान ली 1। और इसकी कंसंट्रेशन जो ये बन गया है इसकी कंसंट्रेशन मान ली भाई 0.5, क्या मान ली 0.5। तो जो इन दोनों का जो मतलब इस रिएक्शन का रेट होगा, इसका रेट रिएक्शन का होता है। ठीक है, रिएक्शन की क्या होती है स्पीड। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, उसको लिखने का तरीका क्या है माइनस डी ऑफ ए बाय डी टी की जो कंसंट्रेशन है ए की वो लिख दोगे यहाँ पे, और उसका विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, जो चेंज आ रहा है वो हम देखेंगे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टी, टाइम के हिसाब से जो कंसंट्रेशन में चेंज है उसको बोलते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इज इक्वल टू प्लस का डी ऑफ बी बाय डी टी। तो देखो यहाँ पे तो हमने लगा दिया प्लस, और यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस। इसका कोई मतलब नहीं है, जो रेट है स्पीड है, स्पीड कभी माइनस हो सकती है क्या, स्पीड तो माइनस नहीं होगी। लेकिन ये माइनस इसलिए लगाया है कि ए की जो कंसंट्रेशन है, ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है बेटा डिक्रीज हो रही है, और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया कि ये माइनस और ये प्लस, बस इस हिसाब से। तो अगर मान लिया आपके पास 1 सेकंड है, सेकंड कितनी है 1 सेकंड है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो रेट है, ठीक है, जो क्या है रेट, ये तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आगे कुछ और बात करेंगे अभी छोटी सी। तो देखो इसका जो ए के हिसाब से रेट है वो क्या हो जाएगा डी ऑफ, यहाँ पे क्या रख देंगे वैल्यू 1 बाय डी टी। ठीक है, तो ये जो ए की कंसंट्रेशन है ये हमने लिख दी। ठीक है, और नीचे क्या है टाइम, टाइम कितना है 1। अब इसको 1 सेकंड, हाँ तो ये टी टी की जगह क्या रखना पड़ेगा, मान लिया हमने 1 सेकंड ले लिया, कितना ले लिया 1 सेकंड, तो नीचे भी क्या हो गया 1। ठीक है, तो इसके 1/1 क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। आपको इस पूरे के अंदर कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है 1 सेकंड में, मान लिया वो 1 ही था, ये 0 हो गया 1 सेकंड बाद, कितना हो गया 1 सेकंड बाद 0, और 0 ने 0.5 बना दिया। ठीक है, अब ये 5 बनेगा कब, चलो इसको छोड़ो अभी दोबारा बताता हूँ, इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये मतलब इस तरीके से करना है तुम्हें, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो देखो अगर रिएक्शन है ए प्लस बी गिव राइज टू सी प्लस डी, तो यहाँ पे मान लिया हमने 2 है, यहाँ पे मान लिया 3 है, यहाँ पे इस बी के आगे मान लिया 4 है, इसके आगे मान लिया 5 है। तो यहाँ पे अगर ये रिएक्शन है तो इस रिएक्शन का अगर हमें निकालना है रेट, तो हम ए से भी निकाल सकते हैं, बी से भी निकाल सकते हैं, सी से भी निकाल सकते हैं, डी से भी निकाल सकते हैं। कैसे कि वो देगा कि ए की कंसंट्रेशन इतनी डिक्रीज होगी इस टाइम में, तो टाइम भी देगा हमें। ठीक है, और कंसंट्रेशन में डिक्रीज भी देगा। या वो देगा कि बी की कंसंट्रेशन इतनी डिक्रीज होगी इस टाइम में। ठीक है, या फिर देगा सी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी इतने टाइम में, क्योंकि सी क्या है प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होगी उस टाइम फ्रेम में, टाइम उतना ही। ठीक है, तो जो रेट है उस रेट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ए के लिए लिखेंगे माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बाय डी टी, और यहाँ पे क्या है डी, और बी के लिए लिखेंगे बी बाय डी टी, और यहाँ पे डी माइनस का,
ठीक है। अब एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ पे जो ये स्टोइशियोमेट्री होती है इससे डिवाइड कर देंगे, जो जिसकी जो स्टोइशियोमेट्री है। तो ए की स्टोइशियोमेट्री क्या है, ए की स्टोइशियोमेट्री है 5, तो उसको डिवाइड कर देंगे 5 से। बी की स्टोइशियोमेट्री है 4, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। तो इस तरीके से हमें क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगा, रेट। अब अगर हमें सी के हिसाब से निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ सी बाय डी टी, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। ऐसे ही अगर हमें निकालना हो, इसका सी का निकाल लिया, डी का निकालना हो तो डी ऑफ डी बाय डी टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, इनकी वैल्यू प्लस है तो वो मैंने लगाया नहीं। ये सभी बराबर होंगी वैल्यू, 1/5 डी ऑफ ए बाई डी टी, 1/4 डी ऑफ बी बाई डी टी, 1/2 डी ऑफ सी बाई डी टी, और 1/3 डी ऑफ डी बाई डी टी। क्या होंगी ये सभी सेम, किसी भी तरीके से निकाल लो, इसके तरीके से निकाल लो, इसके तरीके से, या इसके तरीके से, इसके तरीके से, जो रेट है वो रिएक्शन का क्या रहेगा, सेम, किसी भी एक से निकाल लो। तो वो अब वो रेट सेम क्यों हुआ, क्योंकि हमने उनको स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा समझो क्या है कि अगर ये 5 मोल टूटेंगे तो ये 4 मोल टूटेंगे, या इस खाली इससे पढ़ेंगे, अगर ये 5 मोल टूटेंगे तो ये कितने बनेंगे, 2, ये कितने बनेंगे, 3। तो अगर ये 5 मोल टूट के ये 2 बन रहे हैं तो क्या रेट बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 इतने जल्दी टूट गए और उसमें बने कितने, 2, तो रेट तो बराबर नहीं हो सकता। लेकिन हम तो यहाँ पे बराबर लिख रहे हैं, तो बराबर हमने कब लिखा, जब हमने उसको उससे डिवाइड कर दिया 5 से ही, ठीक है। और इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, इसको डिवाइड कर दिया कितने से, 3 से। तो जब हम स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं तो इसलिए यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाता है। क्या सेम हो जाता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अपना क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। तो ये था पॉइंट पहला, कि आपको क्या याद रखना है कि जो रेट है, ठीक है, क्या है, जो रेट है वो कैसे निकालते हैं, ये रेट निकालना आना चाहिए बस, कि क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब चेंज का मतलब क्या है, चेंज का मतलब है इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिक्रीज होगी तो रिएक्टेंट होगा, इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। आगे डिवाइड बाय क्या करना है, चेंज इन टाइम, डिवाइड बाय क्या करना है, चेंज इन टाइम, जो टाइम में चेंज आया वो लिख देंगे नीचे। तो इस तरीके से क्या होता है अपना रेट होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो बुक में एग्जांपल दे भी रखे हैं, ठीक है। तो उस बुक में जो एग्जांपल दे रखे हैं उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। मान लिया मैं कोई एग्जांपल मैं ही लेके देखता हूँ, N2 प्लस में 3H2 गिव राइज टू क्या है, 2NH3, गिव राइज टू क्या है आपका भाई, 2NH3। तो ये अपनी रिएक्शन होती है। इसमें जो अगर नाइट्रोजन है वो बोल दे कि इसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ क्या अपना डिकम्पोजिशन, वो कितना है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, या इसको बोल सकता वो डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, देखो भाई, कि आपने रेट लिखा, क्या लिखा, रेट। तो रेट तो क्या है कि उसकी कंसंट्रेशन में जो आया चेंज बाय dt। यहाँ पे h को H2 के हिसाब से क्या लिखोगे, -1/3, क्या माइनस d ऑफ H2 बाय dt। इसके आगे क्या लिखेंगे, 1/2 t ऑफ NH3 बाय dt, ये लिखेंगे। जो सिर्फ इतना सा होता है, जो स्टोइशियोमेट्री से जिसका कोई मतलब नहीं होता, उसको बोलते बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस। रिएक्टेंट होगा तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और अगर इस पूरे को ले, इसको ले, खाली इसको ले, अगर स्टोइशियोमेट्री वाला डिवाइड ना करें तो ये होता है रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए, और रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। आगे इसमें तो अगर मैं वो बोल रहा है कि जो रेट है डिसअपीयरेंस ऑफ NH2 का, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर N2 का मान लिया उसने दे दिया 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर ये दे दिया उसने, ठीक है। और इसमें यहाँ पे सेकंड भी देगा, ठीक है।
सेकंड के हिसाब से, ठीक है। या सेकंड हम अपना ले लेंगे, 5 सेकंड ले लिया, तो 5 सेकंड ले लिया अगर हमने टाइम, पर सेकंड को हटा देंगे 1 सेकंड, 2 मोल पर लीटर है, ये इस तरीके से लिखा होगा। और मान लिया ये 5 सेकंड में है, जो भी है, या 1 सेकंड ही मान लो तुम्हारे को आसान करने के लिए, क्या मान लो इसको 1 ही सेकंड मान लो। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है, इससे हम क्या निकालेंगे, जो रेट है वो भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे इसकी डी, और इसकी वैल्यू कितनी है कि 2 मोल पर लीटर, कितनी सेकंड में बदल रहा है 1 में। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रेट का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा रेट। अब वो पूछ ले कि रेट तो आपने निकाल लिया, अब रेट इससे निकालोगे इससे निकालोगे तो अलग नहीं आएगा, सेम आएगा। अब अगर वो पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालो, निकालो H2, तो कैसे निकलेगा। तो देखो हमें सिर्फ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है, तो वो तो सिर्फ ये निकालना है, ये वाली चीज नहीं निकालनी, ये चली जाएगी उधर। ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसकी वैल्यू आ गई कितनी 2। तो यहाँ से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 को कैसे लिखेंगे, 1/3, माइनस का साइन सिर्फ ये बताने के लिए कि वो घट रहा है, ठीक है। कभी ये सोचो कि माइनस का साइन भी जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये वाली पूरी चीज किसके बराबर है, इस वाली के बराबर, और इस वाली का आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से हमें तो सिर्फ क्या निकालना है, डी ऑफ H2/dt निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में ये जो 3 है इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू में 3, तो कितना आंसर आ गया 6, कितना आंसर आ गया 6 आ गया। अब इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना आ गया 6, तो ये 6 क्यों आया, रेट ऑफ जो ये था आपका N2 था वो कितना था 2 था, लेकिन जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है NH3 का, इसका H2 का, वो इससे 3 गुना ज्यादा है, होना ही था, क्योंकि इसकी जो स्टोइशियोमेट्री है वो भी इससे क्या 3 गुना ज्यादा। 1 सेकंड में ये जितना कम होगा उसके 3 गुना कम हो जाएगा ये, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस उससे क्या है 3 गुना ज्यादा है। तो सिंपल सी कहानी ये है। तो ऐसे अगर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 निकालना है तो समझ गए होगे कितना आएगा, इस जो इसकी वैल्यू थी उसके क्या आएगा 2 गुना, तो 2.0 इंटू 2, कितना आंसर आ जाएगा 4। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी 4 आ जाएगी, 4 मोल पर लीटर। तो इस तरीके से ये रेट, और जो ये रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस है ये निकालना है। इसी के ऊपर क्या दे रखे हैं, न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, ये सारे हमें निकालने हैं, ठीक है भाई। तो ये न्यूमेरिकल्स ट्राई करके देखने हैं। इसके बाद आगे है, इसी में थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं कि उसने दे रखा है कि एक एक सेकंड, तो देखो उसने क्या दे रखा है कि एक तो होता है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस, और एक होता है एवरेज रेट। क्या होता है एवरेज, देखो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है कि मान लिया तुम्हारा जो रिएक्शन है वो 0 से 5 सेकंड तक खत्म हो गई, फिर 5 से 10 सेकंड का अलग स्लॉट बना लिया तुमने, 10 से 15 सेकंड का अलग स्लॉट बना लिया, फिर 15 से 18 सेकंड का अलग स्लॉट बना लिया। इसमें कुछ कंसंट्रेशन कम हुई, इसमें कुछ कंसंट्रेशन कम हुई, इसमें और कंसंट्रेशन कम हुई, ठीक है, इसमें थोड़ी सी और कंसंट्रेशन कम हुई रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की बढ़ती चली गई। लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज का मतलब है पूरा 0 से 18 सेकंड तक, पूरा टाइम कितना लेना है 0 से 18 सेकंड तक, ठीक है। तो जो नीचे टाइम लेते हो वो पूरा का पूरा टोटल हो जाएगा, और जो ऊपर कंसंट्रेशन में जो चेंज लेते हो, मान लिया कोई एक्स की कंसंट्रेशन में जो चेंज लेते हो वो भी पूरा हो जाएगा, यहाँ पे जो चेंज आया है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको तो बोलते हैं एवरेज रेट। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज। एवरेज रेट क्या होता है, टोटल कंसंट्रेशन में चेंज, टोटल कंसंट्रेशन में क्या है जो चेंज है, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज का तो मतलब ये है कि टोटल जो चीजें हैं कंसंट्रेशन और जो टाइम उसने लिया टोटल, उसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है कि 0 से 5 के इंटरवल में क्या रेट था, 5 से 10 के में क्या इंटरवल में, इस इंटरवल में क्या रेट था, इस इंटरवल में क्या रेट था। तो अगर ये तो देखो टाइम तो 3 हो जाएंगे, अगर इन 3 की बात करूँ तो तीनों में टाइम कितना है 5 है। तो यहाँ पे किस चीज पे डिपेंड करेगा जो रेट है, कंसंट्रेशन पे। ये जिस हिसाब से डिक्रीज होती जाएगी उस हिसाब से आपका रेट आता चला जाएगा। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन में चेंज मान लिया 10 है
यहाँ पे मान लिया 5 है, तो एक जगह तो कितना है 10, तो रेट क्या आया 2। और एक जगह कंसंट्रेशन में चेंज 5 है, तो रेट कितना आया 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है ये, यहाँ पे तो रेट आ गया 2 और यहाँ पे क्या रेट आ गया 1। तो इंस्टेंटेनियस रेट एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है ये पर्टिकुलर टाइम पे होता है। रिएक्शन के बीच में पूछ लिया कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड में बताओ कितना रेट में चेंज आया, क्या रेट था, मतलब किस रिएक्शन से किस स्पीड से रिएक्शन आ रही थी। आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन में जो चेंज है उस इंटरवल में वो लिखना है सिर्फ ऊपर, उसी इंटरवल का, सारा नहीं। ठीक है, और उसका टाइम इतने टाइम के लिए पूछ रहा है। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, ये होता है एवरेज रेट, जो इस तरीके से हम लिखते हैं डी ऑफ ए बाई डी टी, वो भी एक प्रकार से आपका इंस्टेंटेनियस था। जो हम डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा ऑफ ए बाई डी टी। ठीक है, अगर हम डेल्टा से लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एवरेज रेट। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट होता है वो होता है, लेकिन इसको बस समझाने के लिए था, ये एज इट इज आपको यूज वही करना है, डी ऑफ ए बाई डी टी, ये वाला ही करके आपको न्यूमेरिकल्स करने। ठीक है, तो ये समझाना था कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है और एवरेज रेट क्या होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चल पड़ते हैं। आगे है कि रेट वगैरह हो गया है, तो एक चीज पढ़ लेते हैं छोटी सी, कि पहले तो तुम देखो जो रेट है उसकी एक तो यूनिट पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, यूनिट। यूनिट क्या है रेट की, ऊपर तो क्या थी कंसंट्रेशन, नीचे क्या था टाइम। टाइम आपका सेकंड में भी हो सकता है, टाइम आपका मिनट में भी हो सकता है, टाइम आपका आवर में भी हो सकता है, जैसे आप लोगे। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, मोलरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। और नीचे टाइम क्या है, नीचे है ही तो सेकंड इनवर्स, तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स ऐसे हो सकता है। इसको ऐसे बोल लेंगे, या इसको ऐसे लिख देंगे मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो, ये रेट की यूनिट है। सिर्फ किसकी यूनिट है, रेट की, याद रखना रेट की यूनिट है ये। तो ये थी रेट की यूनिट। इंस्टेंटेनियस रेट समझा दिया, रेट समझा दिया। रेट कैसे निकाल रहे हैं, सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम लिख लो। और याद रखना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। हाँ भाई, लेट के नहीं देखते वीडियो, बैठ के देखते हैं मनीष, आधा समझ में आएगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट, इन तीनों में डिफरेंस रखना। रेट होता है जब आप स्टोशियोमेट्री से डिवाइड कर देते हो, जो भी स्टोशियोमेट्री होगी, एक्स होगी, वाई होगी, जेड होगी, जो भी आपकी क्या होगी स्टोशियोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं तो रेट आता है। अगर इस चीज को हटा देते हैं तो आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस होता है रिएक्टेंट का, और अपीयरेंस होता है प्रोडक्ट का। तो ये चीज है, इसमें रिएक्शन न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, ये तुम्हें करने हैं। अब इससे आगे थोड़ा सा क्या है, एक चीज पढ़ लेते हैं जो हमने पीछे ही पढ़ी है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ मास एक्शन में कि लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है 11th क्लास में। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन है तो उसका जो रेट है, ये कहना चाहता है, उसका जो क्या है रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लिया अपनी जो रिएक्शन थी वो क्या थी, ए प्लस बी यूराइज टू सी प्लस डी। रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है। और अगर इनकी स्टोशियोमेट्री, मान लीजिए इसकी स्टोशियोमेट्री है एक्स और इसकी क्या है वाई, तो रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्री। ये क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन। 11th क्लास में पढ़ा था हमने कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्या आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन जो इसकी है वो बी की कंसंट्रेशन है वो, और उनकी स्टोशियोमेट्री उनकी पावर में, ये आपका क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन तो हमने पढ़ लिया था 11th क्लास में। अब हम पढ़ेंगे रेट लॉ। हम पढ़ेंगे क्या, रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि जो रेट है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे होगा। प्रोडक्ट का कोई काम नहीं हुआ इसमें, ध्यान रखना। पीछे जो हमने रेट निकाला उसमें रेट में प्रोडक्ट से भी निकाल सकते थे, रिएक्टेंट से भी। यहाँ पे प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है। तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सॉरी एंड दूसरा जो भी रिएक्टेंट है, तो जितने भी रिएक्टेंट उनकी कंसंट्रेशन रेज टू पावर सम अल्फा या बीटा वैल्यूज। तो जो अल्फा और बीटा है ये इनकी स्टोशियोमेट्री नहीं है बेटा, जो अल्फा और जो बीटा है ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू है। अब ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन तुम्हें नहीं करनी, वो अपने आप ही दे देगा।
ठीक है, बस तुम्हें याद रखना है कि रेट लॉ में यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू आती है, लॉ ऑफ मास सेक्शन में आप उसकी स्टोइचियोमेट्री लिखते हो, क्या लिखते हो उसकी स्टोइचियोमेट्री। तो ये सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है, कि रेट लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहता है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि इनटू ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, या दूसरे तरीके से देखें तो रेट क्या हो जाएगा, के इंटू ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रेट के जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये हटा के हमने क्या लगा लिया, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं बेटा रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। एक सेकंड, हाँ भाई हर्ष मलिक, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ बेटा हर्ष मलिक बाद में पूछ लियो, 2 मिनट रुको, ठीक है, समझा दूंगा, 1 मिनट रुको। तो जो के है वो क्या हो गया आपका, रेट कांस्टेंट हो गया। अब इस मैंने कहा था कि यहाँ पे ध्यान रखना कि ये रेट की यूनिट है और ये के क्या है, रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, वो डिपेंड करती है ऑर्डर पे, ये बात याद रखना। और डिपेंड किस पे करती है, ऑर्डर पे। अब ये ऑर्डर क्या होता है, अब यही पढ़ने वाले हैं। ऑर्डर होता है, ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का एक ऑर्डर होता है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स ऑर्डर भी बताती है रिएक्शन की। तो ऑर्डर सिर्फ ये मतलब होता है ऑर्डर का कि कितने रिएक्टेंट के ऊपर रिएक्शन डिपेंड कर रही है, कितने रिएक्टेंट्स के ऊपर रिएक्शन क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो जब आप लॉ ऑफ मास सेक्शन से अगर रेट लिखते हो तो जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, जो ये पावर है ना, पावर, इस पावर को ऐड कर देते हैं, बस ये ऑर्डर होता है एक्स प्लस वाई, यही होता है बस ऑर्डर। ये किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर होता है। और अगर आप रेट लॉ से देखोगे तो इसके हिसाब से ऑर्डर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो बस ये होते हैं बेटा ऑर्डर। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है कि उनकी जो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज होती है वो ऐड कर दो या स्टोइचियोमेट्री को ऐड कर दो। हम लेंगे किसको, इसको लेते हैं, इसको मानते हैं एक्यूरेट। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन का तुक्का मार के जो जितना ऑर्डर आया उस एक्स प्लस वाई का जो सम होता है उसके बराबर आ जाता है। लेकिन हर एक रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, तो हम रेट लॉ के हिसाब से ऑर्डर निकालते हैं, किसके हिसाब से नहीं निकालते, लॉ ऑफ मास सेक्शन के हिसाब से नहीं निकालते। तो जो ऑर्डर है इसके हिसाब से निकालते, इसके हिसाब से नहीं निकालते। बराबर आ सकता है, मान लिया a प्लस बी की वैल्यू आ गई 3 और मान लिया x प्लस वाई की भी वैल्यू कितनी है 3, तो तुम कहोगे सर ये तो इसके बराबर ही आ गया। तो ये तुक्का है, जरूरी नहीं कि हर एक रिएक्शन में ऐसा हो जाए। तो इसलिए हम सिर्फ अल्फा और बीटा से चलते हैं, और अल्फा बीटा हमें नहीं निकालनी, तो मैंने बताया तुम्हें वो दे रखी होगी। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है समझ में आ गया होगा। इसकी जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की क्या होती है, यूनिट, वो किस पे डिपेंड होती है, आपके ऑर्डर पे। किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर पे। ऑर्डर पे कैसे डिपेंड करती है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो इससे आगे, आई होप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए ज्यादा हो गया है क्योंकि तुम्हें न्यूमेरिकल्स भी करनी है। जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, वो वाला जो टॉपिक है उसके बाद क्या दे रखे हैं, न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं भाई, न्यूमेरिकल्स, तो वो सबको करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो के के की यूनिट के लिए सीधा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, बस सीधा सा फॉर्मूला याद रखो, मोल, ठीक है, पर लीटर की पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। सिर्फ ये आपको क्या करना है, इसमें लगा देना है, आपकी के की यूनिट आ जाएंगी। मैंने कहा था कि रेट, रेट खाली रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर या लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे ही जो आपका ये है रेट कांस्टेंट, इसकी यूनिट किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर पे। ऑर्डर क्या है यहाँ पे, एन, एन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर है, एन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर। मान लिया आपका ऑर्डर 0 है, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर क्या हो सकता है, 0। तो अगर आपका ऑर्डर 0 है तो मोल पर लीटर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 0। और सेकंड तो इनवर्स में रहेगा ही, हमेशा हमेशा सेकंड इनवर्स में रहेगा। तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 क्या हो गया 1। तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स ही बन गई यूनिट, क्या बन गई, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। इसको ऐसे लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं।
तो यही यूनिट किसकी थी, रेट की। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि वो ऑर्डर बताओ जिसमें जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की और रेट की वो इक्वल होती है। क्या होती है, वो इक्वल होती है। तो आंसर कौन सा हो गया, जीरो ऑर्डर। कौन सा हो गया भाई, जीरो ऑर्डर ऐसा ऑर्डर है जिसमें रेट कांस्टेंट और रेट की यूनिट क्या होती है, बराबर। रेट तो स्पीड है और ये एक कांस्टेंट है, याद रखना। अगर आपका ऑर्डर 1 था, ऑर्डर क्या था 1, तो क्या लिखोगे, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है 1, ऑर्डर 1 है। और सेकंड तो हमेशा क्या रहेगा, इनवर्स। 1 में से 1 गया 0, तो मोल पर लीटर की वैल्यू क्या होगी ऊपर 0। ठीक है, तो 0 होगी, तो इसलिए क्या हो गया 1। किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, 0 नहीं हो जाता। तो सेकंड इनवर्स रह गया खाली, 1 इंटू सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो एन की वैल्यू अगर 1 है तो जो के की यूनिट है वो क्या हो जाएंगी आपकी, सेकंड इनवर्स होती है। याद रखना, ये एज इट इज याद रख सकते हो अगर किसी को याद रखनी है तो, कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। 0 के लिए क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल के देखो, थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल के देखो, फोर्थ ऑर्डर के लिए निकाल के देखो। तुम्हें सिर्फ एन की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये सिखा दी है तुम्हें क्या, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो तुम्हें ये सिखा दी है। ठीक है, आपको क्या बता दिया है, आपको रेट निकालना बता दिया है, आपको रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन ये बता दिया है। ठीक है, तो यूनिट निकालने बता दिया है, रेट कांस्टेंट क्या होता है वो बता दिया है। ठीक है, अब एक दिन उसने ये भी बोला है, छोटा सा एक टॉपिक है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होता है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट क्या होता है। देखो सिंपल से शब्दों में देखो, बिल्कुल सिंपल है कि जो रेट है वो क्या है, के इंटू ए और बी की पावर अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा चाहे कुछ भी हो, 10 हो 50 हो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ए की कंसेंट्रेशन 1 है, बी की कंसेंट्रेशन भी अगर 1 है, जो दोनों रिएक्टेंट अगर उनकी रिएक्शन क्या है, उनकी कंसेंट्रेशन क्या है 1 1, तो यहां से क्या बन जाएगा रेट, रेट क्या बन जाएगा के इंटू 1 की पावर, मान लिया ये 50 भी है, कुछ भी मान सकते हो, ये मान लिया 20 है, तो 1 की पावर 50 1 ही होता है, और 1 की पावर 20 भी क्या होगा 1। तो रेट किसके बराबर आ जाएगा, के की। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट या रिएक्शन रेट। ठीक है, जिस टाइम पे जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाए। बुक में दे रखी है डेफिनेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन वाले और रेट लॉ वाले टॉपिक में, तो इसलिए मैंने समझा दी यहाँ से। बिल्कुल इतना ही, तुम्हें थोड़े थोड़े से काम करने बस, अभी पेज बहुत ज्यादा हो गए बुक में। एक तो न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है, एक तो क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स करके देखो, ट्राई सभी सारे करने हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसान आसान है। ठीक है, एक ये यूनिट निकाल के देखनी है, एक ये लॉ ऑफ मास एक्शन की आपको डेफिनेशन याद करनी है, एक रेट लॉ की डेफिनेशन याद करनी है, तो ये सारा काम करना है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, आज के क्लास को कर देते हैं दी एंड। एक बार पूछ लेते हैं बच्चों से, कोई कुछ पूछ रहा हो तो। एक सेकंड, अभी तुम अपने आप को अनम्यूट करोगे जिसका नाम बोलूं। एक सेकंड, हाँ भाई, एक सेकंड, अनम्यूट हो गया क्या तुम्हारा।